हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्दी फिजिक्स के उन 25 प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आऊँगा जो एनडीए 1 में पूछे गए थे। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि फिजिक्स ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल की फिजिक्स आती है एनडीए के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट को आप लोगों को याद करते चलना है, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही इजी और आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चले बिना देरी किए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके। और क्योंकि 25 क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा सा समय इसको ज़्यादा लगेगा, तो पूरी वीडियो को आप बड़ी अच्छी तरीके से देखना, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाएगी। बट यदि आप लोग इस चैनल पर सबसे पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाएंगे ताकि जो भी न्यू अपडेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चले बच्चों, सबसे पहला प्रश्न ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 400 जूल पर किलो डिग्री ग्राम डिग्री सेल्सियस विशिष्ट ऊष्माधारिता के किसी द्रव का द्रव्यमान क्या होगा जब 20 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होने पर इसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आपको पता है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा जा रहा है, और स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। दिस इज द स्पेसिफिक हीट। इसके अंदर जो हमारा C है, C को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। बट अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है Q हमारे पास क्या गिवन है। तो Q देखो, Q की वैल्यू गिवन है 20 किलो जूल। सबसे पहले हम उन चीज़ों को काउंट लिखते हैं जो गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। तो ये 20 किलो जूल गिवन है, 20 किलो जूल। अब आपको पता है 1 किलो जूल में 1000 होते हैं, तो 20 किलो जूल में कितने हो जाएंगे, 20,000 जूल की ऊष्मा हो जाएगी। बाकी इसके अलावा हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट दी गई है वो कितनी दी गई है, 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ डेल्टा टी कितना दिया गया है, तो डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी निकालेंगे, 25 माइनस का 15 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। पुट कर दो। अब हमें यहाँ m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो m इज इक्वल टू क्यू अपॉन में सी डेल्टा टी। कर दो इसकी वैल्यू पुट। Q कितना गिवन है हमारे पास, तो ये है 20,000 जूल। 1 2 3, ये 20,000 जूल हो गया। और नीचे हमारे पास क्या गिवन है, C की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे, स्पेसिफिक हीट। तो बोलना सर 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस इनटू में डेल्टा टी हमारे पास कितना आ चुका है, 10। 10 20 30, यानी 30 से 30 चल बसे। अब बचा ये 20, और 20 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो m है, तो इसका मतलब आ जाएगा 5 किलोग्राम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा बच्चे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5 किलोग्राम। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल बेस का दिया गया है, और ये भी क्वेश्चन जो दिया गया है वो लेटेंट हीट से दिया गया है। अब आपको पता है कि किसी भी पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब दो प्रकार के लेटेंट हीट होते हैं, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, इसके अंदर आप सभी बच्चों को पता है कि लिक्विड जो होता है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, और इसमें क्या होता है, हमारा जो सॉलिड होता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, बट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना तापमान में परिवर्तित हुए जब कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित करती है तो इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और ये विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट की गुप्त ऊष्मा, और ये गुप्त ऊष्मा जो होती है वो दो टाइप की, एक लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना और एक सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पर दिया गया है कौन सा, वाष्पन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब हमें लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है। किस पे, एक फिक्स टेम्परेचर पर, यानी अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं यहाँ पर, तापमान में परिवर्तन के साथ द्रव की अवस्था को वाष्प अवस्था में बना। देखो, तापमान में बिना परिवर्तित किए, अब आपको पता है कि विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है बिना तापमान में परिवर्तित हुए किसी भी वस्तु को अपनी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर द चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। तो ये ऑप्शन गलत, तापमान में बिना कोई परिवर्तन किए द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल सही है।
तापमान में बिना कोई परिवर्तन किए, तापमान में बिना कोई परिवर्तन किए वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में, ये गलत है। वाष्प को द्रव में बदलने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं है, तापमान में परिवर्तन के साथ, और तापमान में परिवर्तन तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी जो है बच्चों वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन दो विद्युत आवेशों के बीच धनात्मक बल के अस्तित्व की सटीक रूप से व्याख्या करता है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव फोर्स तब होता है जब वो पॉजिटिव फोर्स को हम यहाँ बोलते हैं रिपल्सन फोर्स, और रिपल्सन फोर्स तब लगेगा जब दो चार्ज सेम होंगे। तो इसका मतलब दोनों आवेश धनात्मक होंगे, ये भी सही है, और दोनों आवेश ऋणात्मक होंगे, ये भी सही है, लेकिन दोनों आवेश विपरीत होंगे, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो बहुत ही ईजी और आसानी से, कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कट इनटू द 5 इक्वल वायर्स एंड दीज वायर्स आर देन कनेक्टेड इन द पैरेलल। ये कह रहा है कि कोई एक 50 ओम का तार था, और इस 50 ओम के तार को हमने कितने भागों में बांट दिया, इसको 5 भागों में बांट दिया, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5। और इन पाँचों के पाँचों को यदि हमने एक इक्वल भाग में डिवाइड किया है तो याद रखना इसका रेसिस्टेंस भी एक बराबर होगा यदि लंबाई बराबर होगी। तो 50 को 5 टुकड़े कर दो, तो 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ये हो गया हमारे पास 10 ओम का, ये भी हो जाएगा हमारे पास 10 ओम का, ये भी हो जाएगा हमारे पास 10 ओम का, और ये भी हो गया हमारे पास 10 ओम का, ये भी हो गया हमारे पास 10 ओम का। और अब इन सभी को कैसे जोड़ना है, इन सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ना है पैरेलल। कैसे जोड़ना है, पैरेलल। तो ये पैरेलल मैंने जोड़ दिया, और पैरेलल में जोड़कर इनको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, 1 में r इज इक्वल टू 1 में r1 प्लस में 1 में r2 प्लस में 1 में r3 प्लस में 1 में r4 प्लस में 1 में r5। अब आपको पता है कि सभी के नीचे कितना है 10, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना बच्चे 10, और 1 2 3 4 ऊपर आ जाएगा 5, ये हो गया 1 में r। 5 से कैंसिल करोगे तो ये चल बसा, कितना बचा 2, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम, ये हो गया हमारे पास 2 ओम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल उचित और सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ये फिर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि एक विद्युत धन आवेशित चालक गोले के कारण बनने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी। तो आपको पता है कि ये कोई धन आवेश है, ये कोई गोल चार्ज है, और इसके अंदर आई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। हमें पता है कि इसके सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है बच्चे, 0 होता है। और इसके सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज दिया गया है, तो इसके सरफेस के ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। कैसा चार्ज दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। अब एक बात मुझे बताओ, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पता है कि नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव की तरफ। तो देखो चालक पृष्ठ के स्पर्श रेखा पर बिल्कुल गलत है, स्पर्श तो नहीं होगा। चालक पृष्ठ के समकोण पर ये भी गलत है। चालक पृष्ठ से किसी भी कोने पर यानी केंद्र के और नहीं होगा, ये और नहीं होगा, ये भी गलत है। चालक पृष्ठ से समकोण से केंद्र से बाहर की तरफ होगा, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर भाई बिल्कुल सही रहेगा कि केंद्र के ऊपर जो फोर्स है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है, इसलिए बाहर की ओर जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अल्टरनेट करंट जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। और आपको एक बात मैं बता दूं, एक साइकिल का मतलब क्या होता है, तो एक साइकिल का मतलब 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यदि ये 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, ये 3 साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो आपको पता है फार्मूला होता है रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर इंटू में ए अपॉन में कितना आ जाएगा एल। अब आपको पता है जो आर है हमारा, इसकी वैल्यू, इसको हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर होगा, और एल का मतलब होगा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट आ गई ओम मीटर। क्या आ गई इसकी यूनिट, ओम मीटर। कहाँ है ओम मीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट अ 60 वाट इंडिसेंट बल्ब इन अ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। ये कह रहा है कि एक 60 वाट का कोई बल्ब है, एक कोई बल्ब है जिस बल्ब की कैपेसिटी जो है वो कितने वाट की है, ये 60 वाट की है। तो 60 वाट क्या दिया गया इसका पावर, और इसके अंदर जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है 240 वोल्ट का। तो आपको बताना है कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू में आई, हमें कैलकुलेट करना है आई, तो ये हो जाएगा पावर अपॉन में वोल्टेज। पावर गिवन है 60 और वोल्टेज हमारे पास कितना गिवन है 240। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24 और 1 अपॉन में 4 का मतलब होता है 0.25 एम्पियर। कहाँ है 0.25, तो ऑप्शन बी जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट फिर से ये हमारा मैग्नेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड ऑन। अब आपको पता है कि कोई हमारे पास ये वायर है और इस वायर के एक छोटे से हम टुकड़े की बात करें जिसको हम ले लेते हैं डीएल, और इस डीएल के अंदर हमने आई इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर दिया है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इससे कुछ इतनी दूरी पर है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करने के लिए एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ, जिन्होंने बोला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। तो भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करेगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वायर के अंदर फ्लो हो रही इलेक्ट्रिक करंट से जितना दूर होगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उतना ही वीक होगा, उतना ही कम होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ सही नजर आ रहा है, इन्वर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। अगला डायरेक्टली, ये तो बिल्कुल गलत है। इन्वर्सली एट द शॉर्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्टली और द लार्जर डिस्टेंस, ये तो बिल्कुल गलत है। जो रूल होगा वो सभी के लिए सेम होगा, ये भी हमारा इसी हिसाब से गलत है। तो इसका अगेन ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही और उत्तम आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व स्थिरांक की विमाएं क्या होती है। तो गुरुत्व स्थिरांक जो होता है हमारे पास कैपिटल जी, उसकी विमाएं क्या होती है। तो कैपिटल जी को कैलकुलेट करोगे तो होता है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। कैपिटल जी निकालना है तो हो गया एफ इंटू में आर का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एम और स्मॉल एम। अब एफ हमारे पास है न्यूटन और आर है हमारे पास मीटर का स्क्वायर, नीचे हमारे पास आ गया किलोग्राम इसका स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। डायमेंशन कैलकुलेट कर दो, इसकी डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस 2 और इसकी डायमेंशन होगी एल के ऊपर 2 और इसकी डायमेंशन होगी एम के ऊपर -2। अब इसके यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो इसके पर आई, तो m1 और m का -2, तो m का कितना हो जाएगा माइनस का 1, l का 1 और l का 2, l का कितना हो जाएगा 3 और t के ऊपर -2। तो ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है -1 3 -2, -1 3 -2, -1 3 -2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सिंपल लॉजिकल। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लॉजिकल होंगे, कैलकुलेटिव वाले नहीं। ये कहता है कि कोई एक सरफेस है और इस सरफेस से आपने किसी गेंद को, यहाँ पर आप खड़े हो यहाँ पर और आपने किसी गेंद को कहाँ फेंक दिया, ऊपर की ओर फेंक दिया। तो कहता है कि यदि ये गेंद ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर से फिर तो नीचे आएगा, ये आपको पता है कि वर्टिकली थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। आपने इसको 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर थ्रो कर दिया। द टाइम टेकन बाई द बॉल टू रीच द मैक्सिमम, देखो जब इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, यही तो मैक्सिमम हाइट होगी, लेकिन इस मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, याद रखना। और हमें पता है कि जब भी कोई नीचे से ऊपर जाता है तो उसके ऊपर जो जी का मान होता है वो कम होता जाता है, और जी की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो हर एक सेकेंड में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में 10 का चेंज आ जाएगा। तो एक गया तो 40 से कम होकर के ये हो गया 30, अगला गया तो 30 से कम होकर के हो गया 20, अगला गया तो 20 से कम होकर के गया 10, और अगला गया तो कितना हो गया बच्चे, 0। तो यहाँ से यहाँ तक का समय 1 सेकेंड, ये हो गया 2 सेकेंड, और ये हो गया 3 सेकेंड,
और ये हो गया 4 सेकेंड। मतलब मतलब 40 से 0 तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड का समय लगेगा, और वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मीटर लंबे लोलक का दोलन काल लगभग कितना होगा। तो भाई किसी भी सिंपल पेंडुलम के जब आप टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हो तो उसका फार्मूला होता है 2π√L/g। अब 2 और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। L की जगह पे 1 मीटर रखना है क्योंकि ये दिया गया है, ये L का मान है, और नीचे G की जगह पर कितना रखना है, 9.8 रखना है, ये भी हमें पता है। तो अब ये हो गया 2 इंटू में 3.14 और ये हो गया हमारे पास 9.8, या इसी को हम कह लेते हैं बच्चे 10। तो अब एक बात बताओ, जब 9.1 अपॉन में 9.8 को जब कैलकुलेट करोगे तब इसका जो रूट निकल कर आएगा वो रूट भी कम से कम अप्रोक्सीमेट लगभग जो आएगा वो 3.14 ही आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जनरल फिनोमिना है कि किसी भी तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश के वायुमंडल के नॉट रिफ्लेक्शन इट इज द रिफ्रैक्शन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, वो जल्दबाजी में आप भी गड़बड़ी मत कर देना। इट इज द रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 79, किसी द्रव्यमान n की इसके विस्थापन के प्रति समांतर बल द्वारा एक क्षैतिज समतल पर घिरनी यानी पुली द्वारा खींचा जाता है, तो द्रव्यमान m को खींचने में किया गया कार्य कितना होगा। अब देखो ये है हमारे पास एक पुली, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट लटका दिया जिसका मास कितना है m। तो याद रखना ये कहाँ जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन आपको इसे यदि खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है, तो आपको फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। आप भाई खींचोगे तो आप तो इधर खींचोगे, आप इधर खींचोगे, लेकिन इसका देखो आप खींचोगे इधर, लेकिन इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो एक बात बताओ, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये क्या लगा रहा है, इधर आप लगा रहे हो फोर्स आप नीचे की ओर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की ओर हो रहा है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल बना है वो कितना बना है बच्चे, 180 डिग्री। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री एंड द वर्क डन इज इक्वल टू F(s) cos थीटा। तो अब हम लोगों को पता चल चुका है कि ये F और ये S और ये cos यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जो इसका वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये बात आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। वर्क डन इन दिस पुली इज नेगेटिव, इसमें नेगेटिव वर्क डन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ 5 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड व्हेन द मास ऑफ द 10 kg इज एक्सीलरेटेड विद। अब ये कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो दिया गया है वो 10 kg दिया हुआ है और उसके ऊपर जो फोर्स लगा है वो 5 न्यूटन का लगा है, तो बताओ उसका एक्सीलेशन कितना होगा। तो एक्सीलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। फोर्स इज द गिवन 5 न्यूटन एंड मास इज द गिवन 10, देन 5 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 81, 52 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी स्थिर ठेला गाड़ी पर 2 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से कूदता है, तो ठेला गाड़ी में घर्षणरहित पहिए लगे हैं, तो ठेला गाड़ी की चाल निम्नलिखित में से क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब कोई भी एक वस्तु किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है मास के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है और जिस फार्मूले को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण। मतलब जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। तो आपको पता है कि ये जो लड़का है, लड़के का मास कितना है, 52 kg, और 52 kg का लड़का जितनी तेजी से कूदा, वो कितनी तेजी से कूदा भाई, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से कूदा। किसके ऊपर, बुल कार्ट के ऊपर, यानी ठेला गाड़ी के ऊपर। तो जब वो ठेला गाड़ी के ऊपर कूदा तो उसका मास तो उसमें होगा ही होगा, और ठेला गाड़ी का मास और उसमें ऐड हो जाएगा,
और इनटू में इसके साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें नहीं पता, ये कैलकुलेट करना है। तो मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी, तो 52/2 और 52 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 55, ये बुल कार्ट की वेलोसिटी होगी। तो अब यहाँ से डिवाइड कर दो बच्चे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तब आपका कितना आ जाएगा 104/55/2। अब 55 को 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 110, तो 2 बार तो नहीं आएगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन ये और इसका ऑप्शन ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तो हमारा ऑप्शन इसके अंदर जो है ऑप्शन बी सही रहेगा 1.89। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड। अब आपको पता है कि कोई भी बॉडी यदि किसी जगह पर रुकी हुई है और रुककर वो चलना चाहती है, तो भाई यदि कोई भी एनर्जी पोसेस्ड है चेंज इन पोजीशन और शेप, तो उसके अंदर जो एनर्जी पोसेस्ड होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा। जिस स्थितिज ऊर्जा के कारण उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, यानी गतिज ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड है, कहता है कि एक ध्वनि की आवृत्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 1 किलो हर्ट्ज, बट हमें पता है इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 हर्ट्ज। और इसकी वेवलेंथ दी गई है कितनी 50 सेंटीमीटर, बट वेवलेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.5 मीटर। अब यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, 1000 गुने में 0.5 तो कितना हो गया 500 मीटर पर सेकेंड। अब 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है और इसको डिस्टेंस कवर करना है 1 किलोमीटर, इसका मतलब 1000 मीटर। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है टाइम, तो समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, दूरी कितना है 1000 और चाल कितना है उसका 500, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 2 सेकेंड में वो कंप्लीट कर जाएगा। कितने सेकेंड में, ओनली 2 सेकेंड में वो इस 1000 मीटर के डिस्टेंस को कंप्लीट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस बायोन्स व्हेन द इमर्ज इन अ फ्लूइड बायोन्सी। ये आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी बॉडी को टोटली और पार्शली यदि किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज किया जाता है तो उस बॉडी के ऊपर अपवार्ड, ऊपर की ओर डायरेक्शन में एक फोर्स का फील होता है, और वो फोर्स उतना ही होता है जितना उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया वाटर होता है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं, देखो ये फोर्स जो लगता है वो ऊपर की ओर, इसलिए इस फोर्स का नाम डाउनवर्ड तो हो नहीं सकता, तो इस फोर्स का नाम होगा एन अपवार्ड फोर्स। ये एक प्रकार का ऊपरी मुखी बल होता है। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, ये फिर से एक मैग्नेट से रिलेटेड एक प्रश्न आ चुका है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, आप लोगों ने राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, इनको बड़ी आसानी से पढ़ा होगा। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड and the thumb show the direction of the motion of conductor, then the stretch middle finger will be predict the direction of। आपको बताना है मिडल फिंगर, तो ध्यान से देखो एक बार आप लोग, यदि यहाँ देख रहे होंगे तो ये हमारा अंगूठा है, थंब है, जो मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारे पास ये फील्ड है, ये जो हमारे पास ये बीच वाली उंगली है, इसको ये क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो हमारा मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, तो ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी विद्युत धारा जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये रेसिस्टेंस का एक न्यूमेरिकल आ चुका है, और इस रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 97 को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब यदि आप लोग ध्यान से गौर कर रहे होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चे कि इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बताओ, एक ही टॉपिक से 5 प्रश्न आप लोगों को भी देखने को मिले होंगे, तो इसलिए इस टॉपिक को आप भलीभांति अच्छे तरीके से कर लेना। कहता है 2 प्रतिरोध R1 और R2 को एक ही पदार्थ से निर्मित है और समान मोटाई के हैं, तो एक वैद्युत बंद परिपथ में पार्श्व संयोजन से व्यवस्थित किया जाता है। पार्श्व का मतलब उनको पैरेलल हम जोड़ते हैं, ठीक है। पार्श्व का मतलब होता है पैरेलल, पार्श्व का मतलब चेंज द पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम उसको जोड़ते हैं। तो R2 की लंबाई,
R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द R1। अब यहाँ से हम निकालते हैं तो 1 अपॉन में R जो होगा वो पहले के 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2। अब आपको पता है R1 को तो R1 ही मानना है, लेकिन R2 की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना, 2R1। इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2R1 और R1 है तो यहाँ आ जाएगा 2 और 2R1 है तो यहाँ आ जाएगा इतना, तो हो गया 3 अपॉन में 2R1। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये 1 अपॉन में R की वैल्यू आ चुकी है। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3R इंटू में 2R1, 3R इंटू में 2R1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1 अपॉन में R इक्वल टू 3 अपॉन में 2R1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। और कौन से ऑप्शन में है हमारा ये आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस, याद रखना अवतल लेंस, ठीक है, उत्पन्न आवर्धन क्या होगा जब लेंस में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हम सभी बच्चों को पता है कि ये हमारे पास है कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस में जितनी भी इमेजेस बनती है वो इस डायरेक्शन में बनती है, मतलब इसका v जो होगा बच्चे वो नेगेटिव होगा, और u तो हमें नेगेटिव होता ही है, तो v हमें लेना पड़ेगा 5, फोकस भी इसका जो हो जाएगा वो नेगेटिव भी हो जाएगा। f कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के दोनों हमें नेगेटिव लेने हैं, क्या लेने हैं, नेगेटिव। अब फार्मूला यूज़ करो 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन में u, तो 1 अपॉन में f की जगह पे रखना है माइनस का 10 इक्वल टू 1 अपॉन में v की जगह पे कितना रखना है माइनस का 5, और 1 अपॉन में u हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से माइनस का 1 अपॉन में u को इस साइड उठा के लिया हो तो प्लस का 1 अपॉन में u आ जाएगा, और माइनस का 1 अपॉन में 5 तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस वाला इस साइड आकर के किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। तो 5 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, अब कितना गया माइनस का 1 अपॉन में 10 यानी 1 अपॉन में u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10, कितना आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है v अपॉन में u, और v हमारे पास पहले ही गिवन है कितना, मी हमारे पास है -5 सेंटीमीटर, और u हमारा कितना निकल कर आया है दोस्तों, तो u हमारे निकल कर आया माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल, 5 अपॉन में 10 यानी 1 अपॉन में 2, इसका मैग्नीफिकेशन जो निकल रहा है वो 0.5 मतलब 1 से छोटा है, इसका मतलब वस्तु से छोटा होगा, और मैग्नीफिकेशन का करेक्ट आंसर होगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, और ये अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना टिपिकल है तो इजी, बट थोड़ा सा टिपिकल है, कुछ कंफ्यूज कर रहा है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान और उसकी डायमेंशन इतनी है जो किसी काम की नहीं है हमारी। लकड़ी के डिब्बे को एक मेज पर रखा जाता है जिसके मेज पर उसकी डायमेंशन जो 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की मेज पर पड़ने वाला है। मतलब याद रखना कि 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की डायमेंशन की कोई एक डब्बा है जिसको मेज के ऊपर रखने पर इसका जो 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का जो एरिया है यही इसके ऊपर फोर्स डालेगा। तो आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट में एरिया होता है, तो आपको सबसे पहले फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू में एक्सीलेशन। मास कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और एक्सीलेशन हम कितना मानकर चलते हैं 10, तो 10 दूनी कितना हो गया 20 मीटर, 20 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है कितना एरिया, तो एरिया कितना दिया गया तो 30 सेंटीमीटर गुने में 10 सेंटीमीटर, 30 गुने में 10 कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। अब इस 300 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो कितना जीरो लगाना पड़ेगा भाई 100। ठीक है, तो 100, 2 और 2 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3, एक यहाँ लगाएंगे जीरो और ये हो गया। तो इसका एरिया कितना गया 0.03 मीटर का स्क्वायर। अब लगा दो भाई प्रेशर का फार्मूला लगा दो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स कितना है 20, और उसका एरिया कितना है 0.03 मीटर का स्क्वायर। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक बार देखो ध्यान से भी, इसको हटा करके ऊपर ले जाओगे 2 जीरो, ये लिख दिया मैंने 2 जीरो। अब 3 से इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड कर दो भाई, 3 6 18 बचा दो, 3 6 18 बचा दो, 3 6 18 बचा दो, और फिर 3 6 18 बचा दो, ये न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल उचित आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों,
ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, जो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल और फैक्ट बेसिस का क्वेश्चन है कि विमानों के टायर रबड़ के सुचालक क्यों बनाए जाते हैं। तो विमानों के जो टायर्स होते हैं वो सुचालक क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जब एरोप्लेन आगे की ओर भागता है तो उस एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं वो जब सरफेस के ऊपर रोटेट होते हैं तो इसके जो टायर्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चार्ज। अब आपको पता है कि टायर यदि चार्ज हो गया तो बड़ी आसानी से इसके अंदर शॉक लगेगा, झटका लगेगा और करंट भी जनरेट हो सकता है। तो इस करंट को जनरेट होने से बचाने के लिए इसका जो टायर हम रखते हैं वो कैसा रखते हैं? कंडक्टर रखते हैं, ताकि ये अपने चार्ज को वो ग्राउंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। कहाँ ट्रांसफ़र कर दे? ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर दे। तो ऑप्शन देखते हैं अब कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन को चूज करें। ताकि टायर के दौरान विमान में वायु के घर्षण से संचित आवेश को विमान के अवतरण समय आसानी से भूमि में अंतरित किया जा सके, बिल्कुल सही। ताकि उड़ान के दौरान विमान में विभिन्न इलेक्ट्रिक उपकरणों से प्रचलन से कारण संचित आवेश को विमान के अवतरण से समय आसानी से भूमि में संचलित करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि विमान के अंदर होने वाले यदि कोई इंस्ट्रूमेंट से यदि कोई चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो उस चार्ज को हम नीचे नहीं भेज सकते, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराए जो एनडीए 2 के एग्जाम में पूछा गया, और ये क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होंगे कुछ वैल्यूज को चेंज करके। तो आपने इन सब चीज़ों से सीखा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। बहुत ईजी लेवल के, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 25 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। ठीक है।